Good morning, all of you. Good morning, Principal Sir, Director Sir, Founder Sir, and my colleagues. I have great opportunity to introduce myself. I am Nandlal Yadav, SST teacher in Permanent Public School, Surwal Jiradei, Siwan. I am saying about in-house training organization by CBSE to knowledge about topic anger management. We will discuss anger management, how to create how to maintain anger management. In what is anger management? We know that each and every person has angry to a simple point. It is very serious and diffusion the life. So, in this topic, anger management, we will learn so many things, how to maintain, how to control the anger. A teacher job is a very patience peacefully job. If you are a teacher, you will be angry, you will not survive in your jobs. In this point, anger management, discovering a more powerful you, how to fulfill, how to utilize the component to out the anger. So we will read, we will teach, we have a clue about anger management. First question, any person arise to a question, what is anger management? यानी एंगर मैनेजमेंट होता क्या है, जैसे क्रोध को कैसे प्रबंधन किया जाता है. बहुत सारे टाइप में, जैसे डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है, उसी टाइप में एंगर मैनेजमेंट भी होता है. वी कैन लुक एट द पर्पस ऑफ एंगर इन बोथ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइट. द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर आर दैट यू हैव इंक्रीज energy, are able to communicate your feelings. In our mind, there are two statements create, first positive or second negative. If you work any type of work, if you work, you think about positive way and negative way. So you feel bad, your negative percentage is great performance, and you will demoralize, you will decline, you will not fulfill your options. But in positive sense, you are very energetic,
एबल टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड कैन टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अगर आप पॉजिटिव सेंस में रहते हैं तो आप क्या करते हैं कि बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, किसी काज को करने के लिए बहुत ही जैसे ऊर्जावान होते हैं, उसको करने के लिए एक्टिव भी हो जाते हैं। अगर वहीं नेगेटिव में होते हैं तो आप क्या होते हैं, डिक्लाइन होते जाते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंगर आर दैट यू कैन हैव डिस्ट्रप्शन ऑफ योर थिंकिंग। जैसे ही माइंड में आपका नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो आपकी सोचने की जो शक्ति है, पावर है, वो क्या होती है, वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी वो विघटित होते जाती है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि आप अच्छे भी बातों को राइट वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। बोला गया है यू विल फील ऑलवेज हैप्पी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी वर्क में आप जाते हैं, अगर आप खुश महसूस करते हैं तो जो फ्रंट पे है वो आपको कभी भी जैसे खुश देख कर करके आपसे क्या होता है, इम्प्रेसिव होता है, और इम्प्रेसिव हो कर करके वो आपको जो आप डिमांड करते हैं वो आपको फुलफिल भी कर देता है। आई थिंक ए स्टोरी, I live in Mumbai some years ago. I saw the situation and implementation in your daily life. In the timing, in the situation of Mumbai is hard life. So I feel that you will feel happy. You will done, you will good done, good job. If you feel bad, you will not achieve, you will disrupt, you will feeling bad. Your thinking unnecessarily defend yourself. जितनी भी जो थिंकिंग है, become aggressive and become known as an angry person. आप क्या होते हैं, जैसे ही आपके अंदर एंगर आता है आप राइट वे को भी रॉन्ग वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपकी जो सोचने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, आपको डिस्टर्ब कर देती है। आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। हमारे भी माइंड में जैसे कोई भी अगर डिसीजन हम लोग लेते हैं, ये जो फिगर आप देखे होंगे, ये जो फिगर शो अप कर रहा है ये हैप्पी है, और ये क्या है, ये आपको क्या, ये आपको ये समझिए लेजी या आपको सैड बोल सकते हैं। जब आपके अंदर एक थॉट है, खुश रहते हैं, तो जो सामने फ्रंट पे होता है वो देख करके ही आपको कुछ देने के लिए, चाहे आप जो भी उससे बात करते हैं तो एग्रेसिव हो जाता है, चाहे आपसे इम्प्रेसिव हो जाता है। इम्प्रेसिव कहने का मीनिंग ये है कि वो कभी भी आपको जो चाहेंगे बोलेंगे कि बहुत ही जो पर्सन है बहुत ही एनर्जेटिक है, क्या इसके पास है, बहुत ही आपको एनर्जेटिक है, बहुत ही मेरिटोरियस है। यानी इसके जैसा हमें भी उसके अंदर इम्प्रेशन बनता है कि आई कैन डू इट, या आई कैन बी ए सेम पर्सन, या आई वांट टू बी ए सेम पर्सन। दिस इज द इंडिकेट द सिस्टम एंगर मैनेजमेंट। इफ you feel bad in your daily life, but you cannot impress other, it is the show of the structure your face। जैसे अगर आप खूब खुशहाल हैं तो खुशहाल हैं तो आपको कोई जैसे छुपा नहीं सकता है, अगला को लग जाएगा कि कुछ ना कुछ मिला है, अंदर से फुलफिल है। अगर आपके अंदर में खूब प्रॉब्लम है, तो आप क्या होते हैं,
कहना भी नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ ये आपको शो अप कर देता है। कोई ना कोई जैसे मायूसी जो है, सैडनेस का रीज़न बता देता है कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न जो है खुद हमें ढूंढना है। जब आज की जो लाइफ है, आई रिमेंबर डेट द सिचुएशन ऑफ 7th अप्रैल in the story. You will know about 7th April, which is famous for 7th April. Anger management, by the time someone becomes an adult, their anger has usually become a habit. And according to time, there are many stages in your life: childhood, adolescence, youth and आपको ओल्ड एज। इन योर डेली लाइफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी पेनफुल या वेरी हैप्पीनेस इन यूथ एज। एक प्रभाव है कि हम लोग जैसे जो स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, स्टूडेंट का जो लाइफ होता है वो गोल्डन लाइफ होता है। कोई टेंशन नहीं रहता है, सब टेंशन मुक्त होते हैं एंड टेंशन फ्री, एंग्री फ्री होते हैं इन आवर स्कूलिंग सिस्टम या स्टूडेंट लाइफ में। इट इज रिलेटेड टू एंगर फ्री स्कूल यानी एंगर मैनेजमेंट। जैसे ही हम लोग जो सोसाइटी का जो सिचुएशन है, जैसे ही हम लोग लाइफ में डेवलपमेंट करते हैं, एडोलेस्केंस एज में जैसे ही बढ़ते हैं, मैरिज होता है, तो हम लोग के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा जैसे प्रेशर हो जाता है। अर्निंग प्रेशर, फैमिली मैनेजमेंट, ये सब प्रेशर क्या करता है, कोई ना कोई अर्निंग से रिलेटेड यानी बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, गुस्सा आते रहता है। अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं फैमिली को या घर पे चाहे जो भी है, तो हर बातों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसके कई कारण हैं। दे नो इट डजंट ऑलवेज वर्क बट इट्स देयर एफर्टलेस गो टू रेस्पॉन्स बट वेयर डज इट स्टार्ट। व्हाट इज एंगर? सबसे फर्स्ट है कि एंगर क्या है, यानी कैसे क्रोध आता है। जैसे हम लोग पहले ही मैंने बोला कि हमें अपने लाइफ में देखेंगे कोई हैं वो हमेशा क्या होते हैं, भले अंदर से उसको बहुत प्रॉब्लम है, कष्ट है, लेकिन बाहर वो फीलिंग नहीं होने देता है। उसको लगेगा ही नहीं कि बाहर फीलिंग है। फैमिली है, घर पे है, होम लाइफ है, वहाँ पे किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसको फीलिंग नहीं होने देता है। अगर अपने जॉब लाइफ में आता है या अपने स्कूलिंग में आता है, चाहे जो भी उसका वर्क पोजीशन है जहाँ पे वो कार्य करता है, वहाँ पे वो क्या होता है, फ्री होता है। वो फैमिली के जितने भी झगड़े हैं, चाहे डिप्रेशन है, चाहे जो भी है प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे जाहिर नहीं होने देता है। सो एंगर इज ए फीलिंग नॉट एन एक्शन। एंगर क्या है, एक फीलिंग है। जैसे हम लोग फीलिंग करते हैं ना, ड्रीम देखते हैं ना, कि जैसे फीलिंग में क्या होता है कि मैं एरोप्लेन से यहाँ से यूक्रेन जा रहा हूँ, रसिया जा रहा हूँ। जैसे इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं तो टीचर भी कहते हैं कि आपका क्या ड्रीम है, जैसे आपका क्या एम्बिशन है। ऐसे ही केवल पढ़ते रहना है कि कुछ लाइफ में भी सेटलमेंट करना है। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं रहता है, तो कोई बोलता है कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए डॉक्टर? हाउ कैन अचीव द गोल? इन अर्ली लाइफ वी डोंट अबाउट द सिचुएशन एंड क्राइटेरिया एंड फैमिली बैक सपोर्ट, बट एम्बिशन या आपका जो इम्प्रेशन रहता है या जो आपका एम रहता है, गोल रहता है, वो कभी भी क्या होता है, हाई रहता है। ऐसे बोला भी गया है, प्रोवर्ब भी है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
सदा जीवन उच्च विचार, कभी भी सिंपल में रहिए लेकिन थिंक जो है ऊंचा सोचिए। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा पर्पस है, अगर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पे जस्ट लाइक ये पोस्ट है डीएम का, जैसे हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है जॉब को, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो 4 ग्रुपों में हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप के हिसाब से अगर हमारा थिंकिंग नहीं होगा, अगर हम सोचेंगे कि नहीं आई अचीव द जॉब इन ग्रुप डी, तो हम क्या होंगे, उसके लेवल में नहीं पहुंचेंगे। यानी ग्रुप डी का जब थिंकिंग रहेगा तो आप कहीं भी आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। जब आपका थिंकिंग रहेगा यहाँ पे, तो आप कहाँ पे आकर अटकेंगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। अगर फाइनल नहीं होता है तो यहाँ या यहाँ पे आप फाइनल कर लेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे स्टूडेंट हैं, अगर बच्चे हैं, टारगेट करते हैं, पीरियोडिक एग्ज़ाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअल होता है, तो टारगेट हम प्लान करके करेंगे कि हमें किस तरह के मैनेजमेंट करना है, एंगर फ्री होकर के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, और हमें 99% या 100% का टारगेट करेंगे, तो फाइनल करते करते वो 90 या 95 के आसपास आ ही जाएगा। अगर उसके ये थिंकिंग है, उसका सिचुएशन है, कैरियर काउंसलिंग करता है कि नहीं हमें तो 50% ही लाना है, तो समझ लीजिए 50 नहीं लाएगा, ये 20 पे आकर लटक जाएगा। ये टारगेट है, 50 टारगेट करेगा, 20 पे आकर लटकेगा। और जैसे ही टारगेट करेगा 100 का, तो आकर के 95 या 90 या 80 या 75 जरूर अचीव कर लेगा। अकॉर्डिंग टू क्या वो करेगा, हार्ड वर्क करेगा। इट कम्स फ्रॉम अदर फीलिंग लाइक सैडनेस, यह एंगर क्या है, दूसरे की सैडनेस से आती है। अगर आप देखेंगे जिस तरह का मोटिविटी जैसे एक्टिविटी को देखेंगे, अगर कोई रो रहा है, आप कितने भी खुशहाल हैं, अगर वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है, कोई दुख वाला क्रिएटिविटी है, आप भी वहाँ जाएंगे तो आप भी उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बीइंग है, पिघलना तो तय है, हम लोग तो पत्थर है नहीं। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे देखेंगे कि नहीं सर्च है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो हमारा भी माइंड क्या है, वो वैक्स की तरह पिघल जाएगा। जो हम लोग का जो हार्ट है बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। फीलिंग अगर जैसे जो खुशहाल मूवमेंट में है, खुशहाल मूवमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आप दुखित भी है ना, तो आपका माइंड जो है, थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाता है, वहाँ आप खुश जरूर हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सिचुएशन पे ये दूसरों की फीलिंग से भी आता है। देखते हैं ज्वेलर्स जो सिस्टम होता है, देख करके लोग जलता है, वो कंपटीशन नहीं करता है, ज्वेलर्स करता है। सोचता है कि अमुक का, जैसे हमारे पड़ोसी का लड़का है, अगर परमानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो हम इतना एफर्ट करें कि हमारा लड़का जो है डीएवी में पढ़े, इससे हाई इंस्टीट्यूशन में पढ़े। जब हमारा थिंकिंग हाई अप रहेगा तभी उसको गियर अप कर सकते हैं। अगर सोच रहे हैं कि हमारे नेवर का लड़का पढ़ रहा है डीडीयू में, या हमारे नेवर का लड़का पढ़ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम उसको रसिया पढ़ाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना हार्ड वर्क करेंगे, उस तरह का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये जब हमारा कंपटीशन की भावना होगी तभी जाकर हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। और जीतना है, एक प्रभाव है कि दूसरे को जलन से, अगर आप खुद जलते हैं दूसरे से, तो खुद अपने ही हरासमेंट करेंगे। माइंड हमेशा उसको खराब करने में आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। सोचते हैं कि कैसे उसको हरासमेंट करें, तो पहले आप अपना हरासमेंट तो करेंगे। पहले जैसे हम सोच रहे हैं कि सर को कैसे हरासमेंट करना है, तो सर का हरासमेंट बाद में होगा, पहले हमारा हरासमेंट हो जाएगा। तो पहले हम अपना एनर्जी हरासमेंट क्यों करेंगे? हम कंपटीशन कर करके सोचेंगे कि सर के पास 7 सीटर है, तो हम 9 सीटर का कैसे अर्निंग करें कि 9 सीटर का जो है हमारे पास गाड़ी आ जाए। उनके पास अगर आपको बाइक है 1 लाख का, हमारे पास 2 लाख का बाइक आ जाए। तो जब कंपटीशन की भावना रहेगी तो यहाँ डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर एंगर हो जाएगा, एंगर फीलिंग होगा,
तो हम कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएंगे और उससे अपना ही हरासमेंट करेंगे। इट इज नॉट आइडेंटिफाई गुड और बैड, यह आइडेंटिफिकेशन नहीं करता, आइडेंटिफाई नहीं करता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। गुस्सा में एंगर जब पर्सन होता है अपना आपा खो देता है, उसका थिंकिंग जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है। वो राइट और रॉन्ग में वो डिफर ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे क्या होता है, भूत सवार होता है। वो गलत कर रहा है, साउथ में जा रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है। देखते हैं जितना भी मर्डर करने वाला लोग होता है, वो सेंस ऑफ ऑर्गन उसका क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, यानी उसका सेंस ऑफ ऑर्गन क्लोज हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि हमको किसके साथ बिहेव करना है और किसके साथ बिहेव नहीं करना है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो क्या है, जस्ट लाइक एनिमल टाइप में है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, हैव यू हियर द नेम ऑफ अरिस्टोटल? अरिस्टोटल सेड दैट ह्यूमन बीइंग ए सोशल एनिमल। और अरस्तु ने मानव प्राणी को बोला है कि एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाज में नहीं रहते हैं तो हम क्या हैं, समाज से कट रहे हैं। जब समाज से कटेंगे तो हमको हर तरह का हरासमेंट होगा। हरासमेंट क्या होगा कि गलत निगेटिव थिंकिंग आएगा। निगेटिव थिंकिंग आएगा तो हम गलत करते ही जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, कंपटीशन का हर पॉइंट पे हमको पॉजिटिव व्यू में रहना चाहिए। बुरा हो रहा है, टाइमिंग है, सिचुएशन है, अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। कभी खुशहाल हैं, ये एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि आज हम खुश हैं तो कल दुख आएगा। ये साइकिल है, साइकिल टर्न करते रहता है, रोटेट करते रहता है। आज धूप हुआ है तो फिर रात होगी, डे है तो नाइट होगा। एक गॉड गिफ्टेड चीज है। When it's managed, it can help us do some positive things. हमको कैसे मैनेज करना है, टाइमिंग को जैसे सरवाइव करना है, टाइमिंग को कैसे मैनेज करें कि टाइम हमारा जो सौरों वाला टाइमिंग है वो खत्म हो जाए। पॉजिटिव थिंग्स, फोकस, ट्राई हार्डर, मोटिवेशन टू प्रूव पीपुल रॉन्ग। जैसे अपने को खुद मोटिवेशन कीजिए, जैसे कितना भी दुख है अपने को रन अप कीजिए, अपने को मोटिवेट कीजिए कि नहीं आई एम द बेस्ट। यानी हम जो भी सिचुएशन है सबसे बेस्ट हम ही हैं। अगर हम कोई लेक्चर दे रहे हैं और अपने को हम सबसे अच्छा बेस्ट मानेंगे ना तो कोई भी हमको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आगे जो भी बैठा है वो क्या है, उसको हम सपोज डेट, जीरो सपोज डेट करते हैं। हैव यू हियर द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। In this era, I read about the book Narendra Dutt या स्वामी विवेकानंद। Only Americans say या give timing 0 and स्वामी विवेकानंद description या narrated to 0 in what is the value of 0. So we focus, I am the best, मैं जो हूँ सबसे बेस्ट हूँ और मेरा जो वर्क है सबसे बेस्ट है। जब पॉजिटिव व्यू रहेगा सब चीज़ आपका डन होते चला जाएगा। और अपने को रॉन्ग से मोटिवेट करना है, आपको प्रूफ करना है कि हम गलत ना करें, हम रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं। आफ्टर एंगर मैनेजमेंट में फैमिली इन्वायरमेंट सबसे फर्स्ट में है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है किस तरह का इन्वायरमेंट है। लोग बोलते हैं कि रूरल एरिया से बेटर है अर्बन एरिया। आई डोंट एक्सेप्ट द लॉजिक। इफ यू डिटरमाइन इन रूरल एरिया यू अचीव द गोल। देयर इज नो डिफरेंसेस in rural area and urban area, but you have to ambition, जिसको हम लोग जज्बा भी बोलते हैं, उसको एम्बिशन में क्या होता है, जज्बा होना चाहिए कि हमको किसी तरह अचीव करना है। अगर हमारे अंदर जुनून है तो हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं,
चाहे ग्रामीण इलाके में रहें या शहरी इलाके में रहें, ये मायने नहीं रखता है। फर्स्ट है फैमिली इन्वायरमेंट में, ग्रोइंग अप इन ए chaotic, stressful family situation where the members don't know how to resolve conflict very well can result in some individuals developing a bad temper। हम लोग को फैमिली मैनेजमेंट में यानी फैमिली इन्वायरमेंट में इन सारे चीज़ों पे व्यक्तिगत रूप से अपने पे फोकस करना चाहिए। कल्चर फर्स्ट है, some cultures have a reputation for being passionate। Masculine culture often teaches that anger is the only acceptable emotion for a man to feel when he is upset। यानी कुछ कल्चर भी एक्टिविटी को शो अप करता है। कल्चर में ये रिपुटेशन रहा है कि मैस्कुलिन कल्चर है, जैसे हमारे इंडिया में इतने साल हो गए, आज की भी बात है, आज के भी समय में हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हैं। दुनिया इतनी बढ़ गई है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े कि राइट टू इक्वलिटी के लिए फेमिनिन ने कितना स्ट्रगल किया। 200 वर्षों तक उन्होंने राइट टू सफरगेट मूवमेंट एंड राइट टू वोट के लिए उन्होंने सफरगेट मूवमेंट चलाया। इन द स्टोरी ऑफ फ्रांस, हैव यू हियर द नेम ऑफ ओलंपिया डी गॉस। जो ओलंपिया डी गॉस है, बहुत ही फेमस जैसे लेडी पर्सन है और उन्होंने राइट इक्वलिटी की बात की। आज के भी डेट में हमारे यहाँ जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, केवल जैसे राइट की बात करते हैं, हर एक सेक्टर में बात करते हैं, लेकिन जब राइट आता है तो वहाँ इक्वलिटी शो अप नहीं करते हैं। और यही क्या होता है, रीजन हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है, ये आपका राइट में जो ये हो जाता है मैस्कुलिन कल्चर का, यानी जो हमारा पुरुषवादी समाज है, पैटर्नल सिस्टम है कि पुरुष क्या है, ऑल इन ऑल है, वही हर वर्क को डन कर सकता है, ऐसा ये मिथ्या है। औरतों को अबला भी बोला गया है। अबला कहने का अर्थ है कि कमजोर। इन आवर रिलीजन कल्चर या इन द स्टोरी ऑफ इन उपनिषद देयर आर ए स्टेंजा प्रूव डेट। जैसे स्टेंजा में बोला गया है, शूद्र, गंवार, ओ सुतनारी, ये तीनों ताड़न के अधिकारी। इट इज टोटली नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ आवर सोसाइटी, या इट शो ऑफ द मैस्कुलिन कल्चर इन आवर सोसाइटी। यानी अब जो महिलाएं हैं अबला नहीं है, अब हर सेक्टर में वो मैस्कुलिन जो आपका जो सिस्टम है, रेपुटेशन है, उसको ख़त्म कर रही है। और ये जो मैस्कुलिन कल्चर है उसको ख़त्म कर रही है, रेपुटेशन को ख़त्म कर रही है। हर सेक्टर में पहले सेफ जोन माना जाता था महिलाओं को टीचिंग के लिए, कि महिलाएं केवल सेफ जोन है नर्सिंग के लिए, टीचिंग के लिए। बट इन दिस टाइम आपको हर सेक्टर में, यहाँ तक कि आर्मी में भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। प्रादेशिक सेनाओं में भी, पुलिस में भी, हर सेक्टर में महिलाएं जो है आपको आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आप देखेंगे अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है, राइट टू इक्वलिटी हर जगह पे पोजीशन आ गया है। सर्टेन वर्क इन्वायरमेंटल ऑल्सो इनकरेज ए मैचो कॉन्फ्रोंटेशनल अप्रोच टू डीलिंग विथ डिस्प्यूट्स। ऐसे वातावरण में जो कार्य भी होते हैं जिनको ये इनकरेज करता है, बढ़ाता है कि जो डिस्प्यूट को, जो विवादों को निपटारा किया जाए, कैसे हम जैसे विवादों को ख़त्म कर सकते हैं। अब देन आफ्टर है कॉजेज ऑफ एंगर, यानी
क्रोध आने का कारण क्या है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, अपने को जैसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सम पीपुल शो साइंस ऑफ एंगर प्रॉब्लम्स अर्लियर इन देयर लाइफ बट देयर इन्वायरमेंट डजंट टॉलरेट इट and nips the issue in the bud. For example, a child may be sent to an anger management group or a teenager may be forced to start seeing a counselor after she got into too many fights. So, in this topic, there are two types of causes. In our daily life, there are two types of causes of anger. यानी गुस्सा आने का, क्रोध आने का दो ही कारण है। फर्स्ट है इंटरनल कॉज, जैसे आंतरिक कारण, इमोशनली मिसइंटरप्रेट नॉर्मल इवेंट्स एंड थिंग्स। इंटरनली कॉज क्या है कि हम लोग इमोशनली इंटरप्रेट हो जाते हैं, जो साधारण घटनाएं भी होती है उसके वजह से हम लोग आंतरिक रूप से जैसे अभिभावित हो जाते हैं, उन चीज़ों पे, उन घटनाओं पे फोकस कर लेते हैं। जैसे मर्डर हुआ तो मर्डर का रीज़न नहीं समझते हैं, वहाँ पे उसको तुरंत हम लोग दिल से लेकर के बैठ जाते हैं, तुरंत उस पर आहत हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका वर्क करना है, क्या हुआ है नहीं है उसको हम इमोशनल नहीं लेते हैं। यही डिफर है जैसे मैस्कुलिन कल्चर और फेमिनिन कल्चर में। सबसे बड़ा कॉज मैस्कुलिन में देखा गया कि वो ऊपर से क्या होता है, हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, और महिलाएं जो होती है अंदर से हार्ड होती है और ऊपर से क्या होती है, सॉफ्ट होती है। थोड़ी सी भी बात में देखेंगे तो तुरंत तो क्या होती है, तुरंत आंसू बहा देगी, तुरंत रो देगी। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। पुरुष का क्या होता है, रोना उनको भी आता है लेकिन सामने नहीं दिखता है, अंदर से इंटरनली उनको उस चीज़ को फीलिंग्स होता है। इससे क्या होता है हमारा, जैसे अगर डायरेक्ट आप इंटरनली जैसे फीलिंग्स आपको हो जाती है तो आपका जो हर्ट है वो हल्का हो जाता है, लाइटली हो जाता है, आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, उन चीज़ों से आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। आप लोग भी फीलिंग किए होंगे, हम लोग को भी एक्सपीरियंस है, फैमिली लाइफ में है, डेली लाइफ में है, सब चीज़ देख भी रहे हैं। स्ट्रेस होता है जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस एंगर हो जाता है फैमिली में चाहे स्कूल में भी, जैसे ही उस पर हम लोग जैसे ये कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हम फ्री हो गए हैं। स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी लोअर्स ओवर टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस क्या होता है, चिंता से रिलेटेड होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इनकम ऑफ सोर्स हमारा 50% है। सबसे रीजन क्या होता है, मैंने पहले ही बोला कि स्टूडेंट लाइफ है, गोल्डन लाइफ है, वहाँ पे कोई एंजाइटी रहता ही नहीं है। पापा कहाँ से ला रहे हैं हमको कुछ पता थोड़ी है, बच्चे को थोड़ी पता रहता है, उसको तो केवल डिमांड रहता है कि स्कूल में 5000 का बुक लगा है, ड्रेस लगा है, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक बच्चे पे 10,000 का स्टार्टिंग इन्वेस्ट लगना है, यानी इन्वेस्ट करना है गार्जियन को। उसने आया, बुक लिस्ट लिया और स्कूल का जो भी आपका पोजीशन हुआ वो लाया और अपने गार्जियन को या अपने पापा को दे दिया, बोला कि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको इतना देना है। और पापा का क्या कंडीशन है, उनका अर्निंग ऑफ सोर्स 10,000 का मंथ ही है। अब उनको टेंशन हो गया कि 10,000 बच्चे में इनपुट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, घर का फैमिली मेंटेनेंस करना है, आएगा कहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, इनकम ऑफ जो सोर्स है वो क्या है, कम है। एटलीस्ट यानी आपको जो यूटिलाइजेशन है, जो आप कंज्यूमर हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं वो कम है, और बर्डन किसका बढ़ रहा है, ज़्यादा खर्च का। यानी जो कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम 10,000 हमारे यहाँ इनकम है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, 15,000 का कर रहे हैं पर मंथ। अब 5,000 क्या हुआ, डेप्ट में हम चले गए ना। तो वही चीज होता है रीजन कि हाउ टू अचीव आवर गोल या हाउ टू मेंटेन द डेप्ट,
या हाउ टू अचीव या हाउ टू क्रिएट द सिचुएशन। जैसे ही 5000 के बारे में बार बार सोचते हैं कि कहाँ से लाएंगे, किन से मांगेंगे, वो आपका माइंड में क्या होता है, एंजाइटी हो जाता है, चिंता हो जाता है। और जैसे ही चिंता होगा आपको जैसे नींद नहीं आएगा, टेंशन हुआ नींद गायब, और नींद गायब हुआ तो जो एक्टिविटी होता है निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाता है। और जैसे ही निगेटिव थिंकिंग बढ़ा कि आप कोई ना कोई जैसे प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। जैसे जस्ट लाइक फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या होता है कि हमारा टारगेट है 20,000 अर्निंग का और हमें मिल रहा है 5,000, यानी हम क्या करते हैं, हम अब एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन आई हैव अर्न टू 50,000 पर मंथ, यानी हम अपने एजुकेशन के हिसाब से 50 रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, या हमारी नीड भी है, और हम कमा रहे हैं कितना, 10,000। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा फ्रस्ट्रेशन का रीजन हो जाता है। हम फ्रस्ट्रेट होते रहे कि इतना मैंने पढ़ा, इतना ही किया, और हमारा अर्निंग कंडीशन क्या है, बहुत जैसे मियगरे है, बहुत जैसे ऊंट के मुंह में जीरा जैसे बोलते हैं, वैसे कंडीशन हो जाता है। यानी खाना चाहिए 4 रोटी और मिल रहा है 1 रोटी। अब शरीर जो है बैलेंस करेगा, इसीलिए हम लोग के यहाँ ये बहुत सारे जो टेंशन है, इसी की वजह से हमारे यहाँ ये रिसर्च ने भी शो अप किया है कि हमारे यहाँ जो बुढ़ापे की जो बात करते हैं, ओल्ड एज की बात करते हैं, टेंशन की वजह से जो लोग होते हैं बहुत जल्दी वो आपको बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अर्निंग नहीं है और सोच ज़्यादा है, वर्क नहीं है, करना कुछ नहीं है, दिन भर घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 10,000 भगवान दे दे। ऐसे ही 10,000 थोड़ी दे देंगे, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डिमांड्स एंड अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, हमारी जो मांगे हैं, वो जो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, जो आकांक्षाएं हैं, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। वो बोलते हैं कि हम भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, और डॉक्टर के लिए क्रिएटिविटी ही नहीं है, अर्निंग ऑफ सोर्स ही नहीं है, क्या हम उस अपने डिमांड को फुलफिल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यही रीजन होता है निगेटिविटी में जाने का। वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, एक्सटर्नल कॉज, ये तो हो गया आपका इंटरनल कॉज कि डिमांड ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, वर्क कुछ नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है, और केवल लंबी लंबी जो डिमांड है कि एरोप्लेन से मुंबई टू दिल्ली जाना है, पटना टू मुंबई जाना है, और पैसा हमारे बस का भी फेयर नहीं है, बस का भी फेयर नहीं है, और हमारा डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि एरोप्लेन पर चढ़ें। तो एरोप्लेन पे चढ़ने के लिए, सफ़र करने के लिए उतना हमको क्या होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए। एक्सटर्नल कॉज में देखेंगे, पर्सन मेक्स पर्सनल अटैक अगेंस्ट अस। एक्सटर्नल में क्या करता है, पर्सन अपने को खुद पे अटैक करता है, अपने आप जैसे अगेंस्ट में, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस पे अटैक होता है, सोचना, ये थिंकिंग ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पर्सनल अटैक योर आइडियाज, अपने अपने जैसे विचारों पे कि वो मैं अपने पे फीलिंग होता है, जैसे जैसे एज हम लोग का बढ़ते जाता है, आई फील दैट द सिचुएशन, आई हैव द एक्सपीरियंस द टॉपिक because I am suffering this situation, so I feel that each and every point, जैसे जैसे एज हमारा ख़त्म हो जाते जाता है, एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं, अपने विचारों पे, अपने डिसीजन पे, यानी जो क्विक डिसीजन होता है उस पे अपने को हम क्या करते हैं, आत्मग्लानि महसूस करते हैं, बोलते हैं कि उससे तो अच्छा है इतना पढ़ने लिखने से कि कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट करके अगर हम अभी 30 के एज में हैं तो 10 साल, जैसे आई रिमेंबर डैट द फिलोसफर, या आई हैव रिमेंबर द सिचुएशन ऑफ रूसो। रूसो इज ए ग्रेट फिलोसफर इन दिस टाइम, ही एक्सप्लेन द एज, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू अर्निंग, हाउ टू
फुलफिल योर क्रिएटिविटी या आइडियाज। रूसो ने मेंशन किया है कि जैसे ही हमारा जो पढ़ने का सिचुएशन है वो हमारा मैक्सिमम 20 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। जब भी हम जाते हैं तो 20 वर्ष तक ही हमें जो भी अर्निंग करना है एजुकेशन का अर्निंग कर सकते हैं, और 20 से जो 30 का टाइमिंग होता है वो क्या है, अर्निंग पोजीशन हो जाता है। जैसे 20 तक इंटर, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना है आप कर लीजिए और जल्दी अर्निंग में पोजीशन में चले जाइए। जो फर्स्ट चांस में अर्निंग में चला गया उसका लाइफ देखेंगे, कभी भी उसका हार्ड लाइफ नहीं रहेगा और वो बेटर लाइफ में भी रहता है, उसका जैसे लंबा जैसे एज भी हो जाता है, टेंशन मुक्त रहता है। लेकिन जो जैसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जैसे 20 से 30 तक गया, ये तो एज उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे अर्निंग चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो एक्सपेक्टेशन है आप फुलफिल नहीं किए, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप फैमिली लाइफ में जाते हैं आप फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़ता है, सोचते हैं कि नहीं 50 शेयर मिले, 50 शेयर का आपका इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं है, उस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये 20 से 30 के बीच में क्या होना चाहिए, हमें अर्निंग होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। सबका मेन सोर्स, सबका मेन एक ही थीम है कि कुछ भी करें लेकिन पैसा आना चाहिए, यानी अर्निंग होना चाहिए। 20 के एज में करें, 30 के एज में करें, रूट एक ही है, पैसा कमाना, अर्निंग करना। चाहे आप जैसे आप ट्रेड से करें। पर्सन थ्रेटनेस और नीड्स, पर्सन क्या करते हैं, अपने नीड्स को थ्रेट करता है। इफ यू आर ऑलरेडी रील्ड अप, हियर आर सम सजेशंस, लीव द सिचुएशन। एंगर मैनेजमेंट में क्या किया है, सिचुएशन को छोड़ दीजिए। अगर आप जैसे अपने फुलफिलमेंट को नहीं करते हैं, आपको लगता है कि अब ये हमारा लाइफ जो है ऐसे ही चलने वाला है, तो जितना भी एक्सपेक्टेशन है, जितना भी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाले के जैसे हम लोग क्या करते हैं, शुरू में कुछ भी नहीं ये करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में हमने किसी गॉड को नहीं देखा है, लेकिन जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमको एक अलग ही अनुभूति होती है, और उतनी देर के लिए हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ही जैसे क्रिएटिव नहीं होकर करके बहुत ही जैसे शांत महसूस करता है। आप फीलिंग करेंगे, सुबह में मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको लगेगा कि सब चीज़ दुनिया में क्या है, सब चीज़ खत्म है, यानी यही जो लाइफ है सबसे सुपर है। और इसी के वजह से लोग उसमें कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जिसमें जिसको फेथ होता है उसमें वो क्या करता है, उस पर फोकस करने लगता है। काउंट टू 10, स्पीकिंग कामिंग फ्रेजेज टू योर सेल्फ, पिक्चर कामिंग इमेजेज। जैसे आप पिक्चर जो शांत स्वभाव की जो इमेजेज है उसको, पिक्चर को शांत स्वभाव से देखिए। ये जो है इसमें देखेंगे मेन टाइप्स ऑफ एंगर, कोवर्ट, वायलेट या क्रोनिक, यानी देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एंगर। 3 तरह के जो क्रोध आने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रूप हैं। फर्स्ट है कोवर्ट यानी हिडन। जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि हिडन का जो ऑप्शन आता है लगा देते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड का मीनिंग ये है कि वहाँ पे बंदा है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हम अपने कल्चर में शो अप करते हैं कि ईश्वर तो जो हम बोल रहे हैं वही ईश्वर है। ईश्वर को हमने देखा थोड़ी है, जो फीलिंग्स कर रहे हैं वही ईश्वर है, वही सब बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं, अंदर हाइड करके रखें। उसी चीज में, जिस भी कल्चर में, जिस भी सिचुएशन में आप जाते हैं उसमें इस तरह का क्रिएटिविटी आता है। एंगर एवॉइडेंस, सबसे पहले कभी भी कितना भी कठिन स्थिति है क्रोध से बचें, उसको दरकिनार करें। जब उसको अवॉइड करेंगे, हर चीज में देखिए, हर पॉइंट पे, हर टाइमिंग में आपके पास एंगर आएगा। दौड़ करके देखेंगे कि आपके पास जो सही चीजें हैं, जो राइट वे है, वो पीछे रहती है। हमारे माइंड में 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं,
दो प्रारूप हैं। प्रारूप में है, एक है पॉइंट यानी पॉजिटिव और सेकंड है निगेटिव। तो हमारे माइंड में कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं तो निगेटिविटी ज़्यादा रहता है। बोलता है कि आई कैन, पॉजिटिव में बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। बट एक साइड में बोलता है कि आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम फोकस नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये देखे भी हैं, जैसे रामायणा में भी, कि खुद हनुमान के पास वो पावर है लेकिन उनको अपने ऊपर फेथ नहीं था। खुद पावर है, उनको पता था कि मैं लंका चला जाऊंगा, यानी समुद्र को छलांग से पार कर जाऊंगा, लेकिन उनको अपने ऊपर जैसे फेथ नहीं था। हर ह्यूमन बीइंग में वो पावर है, जील है, बस उसको करने की आवश्यकता है। इसलिए कभी भी क्रोध से बचना चाहिए। एंगर एवॉइडेंस ये हिडन होता है। जब भी देख रहे हैं जहाँ झगड़ा होने वाला है, जैसे बोलते हैं ना कि 100 लोग बोल रहा है, कि जो ज़्यादा बोलता है वो ओपन माइंड का होता है और जो नहीं बोलता है ना वो हिडन होता है। हिडन मीन्स एक ही बात रख देगा, सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढते रह जाइएगा। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं तो हम ओपन माइंड के हैं, यानी तुरंत आया दिल में, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो हमारे अंदर जो है क्वेश्चन एराइज ही नहीं होगा। और जो सुन रहा है और 100 बात में एक बात बोल रहा है, एक बात ऐसे उठाकर रख देगा कि उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा, सब लोग फेलियर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी वायलेट में वोलाटाइल में देखेंगे जो परिवर्तनशील होता है सडन एंगर, और क्रोनिक में क्या होता है हैबिचुअल एंगर, यानी हैबिट हम लोग बना लेते हैं। जैसे हैबिट बनाते हैं, जैसे मानकर चलिए जैसे हम आदी हो गए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो नशा का शिकार नहीं होता है। एज ए चाइल्डहुड कोई भी आप बच्चे को देखेंगे, जब बेबी बॉर्न होता है तो दूध का ही सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है जी, शराब अल्कोहल लेता है, लेकिन उसको क्या करता है, हैबिट बना लेता है। हम लोग ही चाय पीते हैं, हम लोग शुरू शुरू में चाय पीते थे, लेकिन हमारा जैसे जो संगत है, जैसे जो कल्चर है, धीरे धीरे उसमें हम लोग क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, उसमें उस तरह का ये हो गए। हमारा जो भी शुरू में कोई भी है, हम लोग यहाँ पे जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसको डिवाइड करने वाले हम ही हैं, रिलीजन बनाने वाले हम ही हैं। कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, सब क्या है, एक ही है, ह्यूमन बीइंग है। बट हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर सब लोग यहाँ पे अगर राजा का ही पोस्ट दे दिया जाए तो फिर दुनिया चलेगी। अकॉर्डिंग टू वर्क क्या हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है। तो इसमें क्या है, क्रोनिक में हैबिचुअल एंगर होना चाहिए। देन आफ्टर आप कोवर्ट में देखेंगे स्नेकिंग एंगर, यानी वोलाटाइल में देखेंगे सेम बेस्ड एंगर, और इसमें जो होता है वही हैबिचुअल एंगर, फिर होता है आदतन गुस्सा जिसको बोलते हैं। थर्ड में कोवर्ट में देखेंगे पैरानोइड एंगर, इसमें वोलाटाइल में देखेंगे डेलिबरेट एंगर, और इसमें क्रोनिक में सेम ही होता है। देन आफ्टर है एंगर मैनेजमेंट, पुट ए ह्यूमरस स्पिन इन द सिचुएशन, मेक फन ऑफ द सिचुएशन। कभी भी हमको स्पिन का जो सिचुएशन है, जो स्थिति क्या होती है, ये स्पिन होते रहता है। एंगर मैनेजमेंट में देखेंगे कि पुट ए ह्यूमरस स्पिन इन द सिचुएशन। जैसे ही हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं, टीचर लोग स्कूल में जाते हैं, तो क्लास का मूवमेंट क्या होता है, उसको फन के जैसा, यानी मेक फन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन को खुशनुमा बनाइए, यानी इंटरेक्शन कीजिए। जैसे कोई आपने जोक किया या कोई भी जैसे ऐसे एक्टिविटी में आइए कि बच्चे आपके तरफ एट्रैक्टिव हो जाए। डू समथिंग फिजिकल टू बर्न ऑफ द एंग्री एनर्जी, एक्सरसाइज, डू पुश अप्स और या जोग। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंगर, यानी हमारे डेली लाइफ में, जैसे डेली लाइफ में एंगर का क्या प्रभाव है, जैसे एक पर्सन जैसे एंग्री हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट,
यानी जो इफेक्ट का प्रभाव है वो 3 टाइप का प्रभाव होता है। फर्स्ट है फिजिकली, सेकंड है इमोशनल और थर्ड है बिहेवियरल। बिहेवियर यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग जो एंग्री का मूवमेंट होता है जैसे शरीर पे, जैसे उसको फर्स्ट में फिजिकली इफेक्ट पड़ता है। जैसे शारीरिक रूप से भी अगर हम में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसको पहले ही दिख जाता है। दिखने का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर हम खुश हैं तो उस तरह का मूवमेंट, और दुखित हैं या किसी चीज़ पे क्रोधित हैं तो उसका मूवमेंट हमारे शरीर से ही पता चल जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट, जैसे अभी हमारा जो हार्ट रेट है नॉर्मल है तो नॉर्मल रहता है। जैसे कोई एक्शन में नहीं है, किसी के प्रति टेंशन नहीं है तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर किसी के प्रति गुस्सा आ गया तो वहाँ पे हमारा शरीर का एक्टिविटी चेंज हो जाता है। जैसे हम गुस्से को क्या करते हैं, काबू में नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमारा शरीर का भी एक्टिविटी, जैसे पल्स रेट बढ़ जाता है। जहाँ पे भी जैसे पल्स रेट अगर नॉर्मल 70-75 के रेशियो में है, अगर एंगर हो गए कोई पर्सन तो उसका 80-85-90 के रेशियो में भी पहुँच जाता है। इमोशनली में क्या होता है, लॉस्ट फोकस कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग अपने फोकस को लॉस कर देते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमें पढ़ाना है तो बच्चे पे हम जैसे अपने प्रकरण को, अपने जैसे टाइटल्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा जो एम्बिशन है उस पर नहीं फोकस कर पाते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बिहेवियर में क्या होता है, डिस्टरबेंस इन स्लीप, और जैसे ही आप किसी चीज़ पे, जैसे आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको डिस्टरबेंस हो जाता है, सोने में आपको नींद ही नहीं आएगा। चाह करके भी आप सोचेंगे कि हम सो लें, लेकिन आपका माइंड क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो हमेशा एक ही चीज़ पे, निगेटिविटी पे ही, जिस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है उसी तरह बार बार फोकस करेगा कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। आप हमेशा एक्टिविटी में रहेंगे कि इसको हमको कैसे इसको अचीव कर लेना है। तो इस तरह से व्यवहारिक भी जैसे शारीरिक होता है और भावनात्मक होता ही है, साथ साथ व्यवहार में भी चेंज आ जाता है। देन आफ्टर फिजिकल में देखेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की जो लंबाई होती है वो कम पड़ जाती है, जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगते हैं, यानी हार्ट बीट बढ़ता है तो सांस भी जैसे हम लोग लंबा नहीं लेकर के जल्दी जल्दी में सांस लेने लगते हैं। और इमोशनल में हो जाता है सैड या डिप्रेस, हम लोग उदास हमेशा रहते हैं। जैसे कोई गुस्सा हो जाता है तो हमेशा उदासी रहेगा, अंदर से कितना भी चाह करके भी सोचेंगे कि उस चीज़ पे ना सोचें, लेकिन बार बार वहीं पे आपका ध्यान भटकेगा। और भटकने का रीज़न यही होगा कि हम उन चीज़ों को लेकर के हमेशा टेंशन में रहेंगे, और टेंशन की वजह से क्या होगा कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। आजकल का जो समय चल रहा है, ज़्यादा एंजाइटी के वजह से ही लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं, उनका जो एम्बिशन है फुलफिल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सोचते हैं जैसे एम्बिशन रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, अगर कि हमारा अभी जैसे सीजन है, चल रहा है एग्जामिनेशन का, बच्चों का एक्सपेक्टेशन है कि 90+ रिजल्ट्स कराना है, इन 90% मार्क्स हमको अचीव करना है, बट उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं वो फेलियर हो जाता है, और 90 की जगह पे वो क्या करता है 50 या 60% में मार्क्स ही गेन कर पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। ये भी उसको जैसे इमोशनली उसको लिया जाता है। देन आफ्टर है एग्रेसिव, और बिहेव में जैसे ही देखेंगे कि आप नॉर्मल हैं तो आपका बिहेव भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं। हर छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, कोई अच्छा भी आपको बोलेगा तो आप तुरंत उसका जो एक्शन लेंगे वो गुस्सा में, यानी जो एंगर का कंडीशन क्या होता है, यानी शारीरिक रूप में आपको प्रभावित करता है, यानी चिड़चिड़ापन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई चिड़चिड़ापन रहेगा। इन देखे हैं हम कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जैसे फील्डों में लोग हैं, अपना गुस्सा दूसरे पे इजहार कर देते हैं। जब भी कोई पोजीशन होता है, जैसे अगर हमारा आपका पर्सनल मैटर है तो वो मैटर क्या करते हैं,
दूसरे वर्क क्षेत्र में भी उस पर वो लागू कर देते हैं, जिससे उनको ये पता नहीं चलता है कि हम अपनी गलती को दूसरे के सामने क्यों रख रहे हैं। देन आफ्टर है हेडेक। जैसे ही अगर गुस्सा आपके अंदर इन कर गया तो हमेशा आपको हेडेक रहेगा, हमेशा सर दर्द हो जाएगा कि कैसे इससे हम छुटकारा पाए। जैसे अगर आप लोन लिए हैं, अगर समय से नहीं चुकता कर रहे हैं, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो आपको हमेशा हेडेक बना रहेगा कि कहाँ से कैसे करें, सर दर्द बना रहेगा, नींद नहीं आएगा, हमेशा आपको जस्ट लाइक शरीर क्या होता है, आपको टेंशन में चला जाता है और धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको क्या होना चाहिए, फ्री टेंशन होना चाहिए। जब फ्री टेंशन रहेगा तो आपका फिजिकल भी स्ट्रांग रहेगा और इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। चाहे जो अचीव करना चाहते हैं उसको भी आप अचीव कर लेंगे। बोलते हैं कि शुद्ध, जैसे अगर शरीर है तो अगर तन सही है तो आपका मन भी सही रहता है और धन भी आता है, तीनों का एक कनेक्टिविटी होता है। और देन आफ्टर है इसमें लेक ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे ही हेडेक आ गया तो जो चाह करके भी हमारी क्रिएटिविटी में कमी आ जाएगा, वहाँ पे लेजीनेस आ जाएगा। चाहेंगे 4 बजे सुबह में जगना है, मॉर्निंग स्कूल चल रहा है या चलने वाला है, तो वहाँ 4 की जगह पे आपको क्या होगा, 5 बजे जगेंगे। 5 बजे जगेंगे तो वहाँ पे आपको और टेंशन हो जाएगा कि जल्दी रेडी होना है, स्कूल 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर दूरी है, कैसे मैनेज होगा। और चाह करके भी जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और 20 की जगह जितना आप सोचते हैं जल्दी पहुँचने का, तो कोई ना कोई उसका रीजन होकर के आपके साथ कोई ना कोई इवेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, टाइम को जैसे पंक्चुअल भी होना चाहिए। और ये हमारे एक क्रिएटिविटी है, जैसे ही टेंशन होगा आपको एंगर का इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको हरासमेंट ही करेगा, लॉस ही करेगा। देन आफ्टर है बिहेवियर में सब्सटेंस एडिशनल ड्रग्स, यानी उसमें जो सब्सटेंसेस हैं आपके साथ में लत में अलग से उस जुड़ जाते हैं। व्यक्ति टेंशन में होता है, कोई कोई बातों में टेंशन होता है, तो टेंशन मुक्त कैसे होता है, बोलता है कि उसको जैसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है, ये आपको बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप इसको दवा के तौर पे लेते हैं तो बेनिफिशियल है, इसका मीनिंग क्या है, मेडिसिन के तौर पे। लेकिन हम लोग टेंशन को खत्म करने के लिए इसको क्या करते हैं, वाटर के तौर पे लेने लगते हैं। जैसे जितना है वो उसका तो कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है, और इसके वजह से जैसे ही अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का इफेक्ट उसमें आ जाता है। पहले कहता है कि थोड़ा चाहिए, जैसे ही इन करता है तो उसके हिसाब से वो बोलता है कि आने दीजिए, जितना आ रहा है उसको आने दीजिए। तो ये जो शारीरिक रूप से क्या करता है, हमारे शरीर के जैसे बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है। जैसा संगत होगा वैसा रंगत होगा। अगर अच्छे लोगों के साथ में हम रहेंगे तो अच्छा ज्ञान सीखेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उसका इफेक्ट तो जरूर होगा ही, नहीं 100% तो 50% नहीं 20% तो इफेक्ट आ ही जाता है। और फेशियल फ्लैशिंग हो जाता है इसमें, जैसे फिजिकल, जैसे हर टाइम व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम से घिरा रहता है, उसका इफेक्ट दिखने लगता है और उसका लाइफ भी कम होने लगता है। देन आफ्टर है आपका एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। देयर आर ऑल्सो दोज हु डोंट शो देयर एंगर इन लाउड स्पेक्टिकुलर वेज बट आर वेरी इरिटेबल एंड ग्रम्पी इजिली angered people don't always curse and throw things, something they withdraw socially, sulk और get physically ill। जैसे जैसे जो लोग अपने पे कंट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं वो लोग क्या होते हैं, शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगते हैं। और मानकर चलिए जहाँ हमने इनिशियल स्टेज में दूध का सेवन किया, शरीर किससे बना है, दूध दही से बना है, अमृत जिसको हम लोग बोलते हैं। और वही चीज़ दूध दही की जगह पे हम लोग क्या करने लगे, अल्कोहल का यूज करने लगे। तो जो हमारा जो एक्टिविटी है वहाँ पे तो हरासमेंट ही करेगा। तो इसके वजह से शारीरिक रूप से हम लोग क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा एंडिंग पॉइंट होने लगता है। पीपुल हु आर इजिली एंगर्ड जनरली हैव व्हाट सम साइकोलॉजिस्ट कॉल ए लो टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन। वैसे लोग जो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे जैसे साइकोलॉजिस्टों ने इनका व्याख्या किया है कि ऐसे लोग
हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फ्रस्ट्रेट मीन्स क्या, जिससे वो हमेशा विमुख होते जाते हैं। जो हमारी धारा है, मुख्य धारा है, पॉजिटिवनेस नहीं आता है, हमेशा उनके माइंड में निगेटिव ही चलता रहता है। इनकन्वीनियंस नॉर एनी एनोवेंस, they can't take things in stride and they are particularly infuriated if the situation seems somehow unjust. For example, being corrected for a minor mistake. Then after फ्रस्ट्रेट होकर करके वो क्या होते हैं, अपने को मुख्य धारा से विमुक्त हो जाते हैं। What are some causes for people to be so angry? कौन कौन से कुछ कारण है जो व्यक्ति को ज़्यादा गुस्से में ला देता है। एंगर इज ऑफन रिगार्डेड एज नेगेटिव, हमेशा एंगर को किससे रिगार्ड किया गया है, निगेटिविटी से। हमेशा निगेटिविटी जो है उसमें क्या है, निगेटिविटी दर्शाता है, हमेशा हर चीज में आप पॉइंट में निगेटिव सोचते रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हर पहलू में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें अच्छाई है तो उसमें आपको डिमेरिट भी है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो हम हमेशा निगेटिविटी में चले जाते हैं। अच्छा को भी हम बुरा दिखने लगते हैं। बुरा हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन जो होता है उसी के हिसाब से ढल जाता है। वी आर टॉट दैट इट्स ऑल राइट टू एक्सप्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर इमोशंस बट नॉट टू एक्सप्रेस एंग्री। एज ए रिजल्ट वी डोंट लर्न हाउ टू हैंडल इट और चैनल इट constructively, so that identify internal cues to feeling of anger. Stomach gets tight या upset, heart is beating faster, clenching fist, feel myself getting flushed, pressure on my temples, sweaty palms, clenched jaw. It is the main identification of the anger. So I think that anger management is descriptive. I am so grateful to listen and give time a lot of things to listen me. Thank you.